नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। आइए डालते हैं एक नजर दिन भर की 10 बड़ी खबरों पर। नाम ने छीना काम। हिंदू मुस्लिम मालिकों ने कर्मचारियों को नौकरी छोड़ने के लिए कहा। कांवर मार्गों की खाने पीने की दुकानों पर संचालकों का नाम और पहचान अनिवार्य कर दिए जाने से दुकानदारों में बेचैनी बढ़ गई है। सरकार के फैसले के साथ ही मुजफ्फरनगर में कांवर मार्ग की दुकानों पर दुकानदारों ने अपने नाम वाले फ्लैक्स लगा रहे हैं। ढाबे से मुस्लिम कर्मचारी भी कांवर यात्रा तक के लिए हटाए जा रहे हैं। कई जगह स्वेच्छा से ही कर्मचारियों ने आने से इनकार कर दिया है। पिछले 7 वर्षों से एक दिहाड़ी मजदूर ब्रिजेश पाल श्रावण के 2 महीनों के दौरान मुजफ्फरनगर के खतौली इलाके में एक सड़क किनारे ढाबे पर काम करता था, ताकि अपने मुस्लिम मालिक के ग्राहकों, मुख्य रूप से कांवरियों की भीड़ भाड़ को प्रबंधित करने में मदद मिल सके। इस काम के लिए उसे 400 से 600 रुपये और हर दिन कम से कम 2 वक्त का खाना मिलता था। हालांकि इस साल उनके मालिक मोहम्मद अरसलान ने उन्हें अन्य नौकरी की तलाश करने के लिए कहा है, क्योंकि वह अतिरिक्त कर्मचारी को काम पर रखने में सक्षम नहीं है। उन्हें लग रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा होटल, रेस्टोरेंट, भोजनालय के मालिकों को दिए गए आदेश के कारण उनकी कमाई पर असर पड़ेगा। पाल ने पीटीआई भाषा को बताया, यह आय का एक अच्छा स्रोत था, क्योंकि इस मौसम में अन्य नौकरियां ढूंढना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि मानसून के मौसम में निर्माण और कृषि कार्य ज़्यादा नहीं होते, जहां मुझे एक मजदूर के रूप में नौकरी मिल सके। मैंने 1 सप्ताह पहले ही ढाबे पर काम करना शुरू किया था, लेकिन अब मालिक ने मुझे कहीं और काम तलाशने के लिए कहा है। छोटे फल विक्रेताओं और ढाबों को डर है कि सरकार के इस कदम से उनकी कमाई बुरी तरह प्रभावित होगी। ढाबे के मालिक अरसलान ने कहा कि उन्हें डर है कि उनके मुस्लिम नाम के कारण कांवरिये उनके यहाँ खाना नहीं खाएंगे। इस मार्ग पर हर तीसरे ढाबे की तरह मेरे ढाबे का नाम बाबा का ढाबा है। मेरे आधे से अधिक कर्मचारी हिंदू हैं। यहाँ हम केवल शाकाहारी भोजन परोसते हैं और श्रावण के दौरान लहसुन और प्याज का उपयोग करने से भी बचते हैं। मिसाइल हमले में गर्भवती ने तोड़ा दम, डॉक्टरों ने की सबकी सर्जरी, बचाई नवजात की जान। गाजा पट्टी पर हुए इजरायली हमले में एक गर्भवती महिला की मौत हो गई। डॉक्टरों ने आनंद फानंद सबकी सर्जरी कर नवजात को बचा लिया। इजराइल की ओर से किए गए मिसाइल हमलों में 24 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई। इसमें 6 लोग एक ही परिवार के थे। मध्य गाजा क्षेत्र के एक शरणार्थी शिविर पर इजराइल ने मिसाइल से हमला किया था। गाजा के एक अस्पताल ने शनिवार को बताया कि 9 महीने की गर्भवती ओला अदनान हर्ब अल कुर्द मिसाइल हमलों में घायल हो गई थी। जब तक वह अस्पताल पहुंची तब तक उनकी मौत हो गई। डॉक्टरों ने बताया कि जब गर्भवती का अल्ट्रासाउंड किया गया तो पता चला कि बच्चे की धड़कन चल रही है। सर्जन ने बताया कि इस पर तत्काल सिजेरियन प्रसव किया गया और बच्चे को निकाला गया। स्त्री रोग विभाग की प्रमुख रायद अल सऊदी ने बताया कि नवजात बच्चे की हालत काफ़ी गंभीर थी। उसे तत्काल ऑक्सीजन और इलाज मुहैया कराया गया। इसके बाद उसकी हालत ठीक हुई। बच्चे को अब अल बलाह के अल अक्सा अस्पताल रेफर कर दिया गया है। बताया गया कि इजराइल की ओर से लगातार किए जा रहे हमलों में गाजा पट्टी में लोगों की मौत हो रही है। चारों तरफ तबाही मची है। हमास ने 7 अक्टूबर को इजरायली शहरों पर 5000 से ज़्यादा रॉकेट दागकर हमले की शुरुआत की थी। इसके बाद हमास के आतंकवादियों ने इजराइल में घुसकर लोगों को मौत के घाट उतारा। इसके जवाब में इजराइल ने हमास आतंकियों के खिलाफ गाजा में ऑपरेशन शुरू किया था। इस ऑपरेशन में गाजा स्थित हमास के ठिकानों पर जबरदस्त बमबारी की गई, जिससे अधिकतर गाजा खंडहर में तब्दील हो गया है। अब तक इजराइल और गाजा में कुल मिलाकर 38,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। हिमाचल में बादल फटा, अब तक 40 की मौत। गुजरात, मुंबई और ओडिशा में भारी बारिश से तबाही। पहाड़ से लेकर मैदान तक मानसूनी बारिश कहर बरपा रही है। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में भारी बारिश के बीच बादल फटने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है और कई सड़कों और घरों को भी नुकसान पहुंचा है। गुजरात, मुंबई और उड़ीसा के विभिन्न क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी है। कई इलाके जलमग्न हो गए हैं और कई घरों तक भी पानी घुस गया है। सड़कें दरिया बन गई हैं और यातायात ठप हो गया है। देश के अन्य राज्यों में भी हल्की तो कहीं भारी भारिश हो रही है और अगले 3-4 दिनों तक ऐसे ही मौसम बने रहने की संभावना है। सिरमौर जिले के आंजभोज की टोरू, टांडा और आंज पंचायत में शुक्रवार रात 10:30 बजे बादल फटा। इसके पास के पहाड़ी नाले में बाढ़ आ गई। इससे डांडा आंज निवासी अरमान सिंह और उनकी बेटी ग्रेसी चौहान फंस गए। पिता ने बेटी को धक्का देकर नाले से बाहर निकाल दिया, लेकिन वह खुद बह गया। शनिवार को घर से दूर टॉन्स नदी में अमान का शव बरामद किया गया। इधर मनाली के सर्किट हाउस की छत पर एक विशालकाय पेड़ गिर गया। प्रदेश में रविवार और सोमवार को भारी ऑरेंज अलर्ट का जारी किया गया है। हिमाचल में अब तक 40 की मौत, 329 करोड़ का नुकसान। हिमाचल में 27 जून को मानसून आने के बाद बारिश, बादल फटने और बिजली गिरने की घटनाओं में अब तक 40 लोगों की जान जा चुकी है। राज्य आपातकालीन ऑपरेशन केंद्र के मुताबिक वर्षा की वजह से राज्य को अब तक 329 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है। बांग्लादेश में कर्फ्यू के बावजूद मौतें बढ़ी, अब तक 115 की गई जान। भारतीय उच्चायोग ने आपातकालीन नंबर जारी किए। बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में आरक्षण विरोधी हिंसा भड़कने के बाद शनिवार को पूरे देश में सख्त कर्फ्यू लागू कर दिया गया। इस दौरान सैन्य बलों ने राजधानी ढाका के सभी हिस्सों में गश्त की।
सार्वजनिक समारोहों पर प्रतिबंध के बावजूद यह कर्फ्यू संभवतः अब तक का सबसे घातक दिन रहा। पिछले दिनों हिंसा में घायल हुए कुछ लोगों की शनिवार को मौत हो गई। अब मृतकों की संख्या 115 हो गई है। बांग्लादेश में हिंसा भड़कने से सैकड़ों लोग अब भी घायल हैं। शनिवार को कुछ टीवी चैनलों में भी कामकाज बंद रहा तथा अधिकांश समाचार पत्रों की वेबसाइट बंद रही। ढाका में अमेरिकी दूतावास ने कहा कि हालात बेहद अस्थिर है। देश में लागू कर्फ्यू में शनिवार दोपहर कुछ ढील दी गई, लेकिन फिर इसे रविवार सुबह 10 बजे तक लागू कर दिया गया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शनिवार को कहा कि विदेश मंत्रालय बांग्लादेश में रह रहे भारतीय नागरिकों की पूरी तरह सुरक्षा देने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। सोशल मीडिया पोस्ट में जयशंकर ने लिखा, बांग्लादेश में भारतीय नागरिकों के परिवारों और शुभचिंतकों को सुरक्षा और मदद देना हमारी प्राथमिकता है। जयशंकर ने आगे कहा, विदेश मंत्रालय बांग्लादेश में जारी हिंसा के बीच भारतीय नागरिकों की घर वापसी में सहायता कर रहा है। सुरक्षित यात्रा के लिए विदेश मंत्रालय नागरिक उड्डयन, आव्रजन, भूमि बंदरगाहों और सीमा सुरक्षा बल अधिकारियों के साथ भी समन्वय कर रहा है। बांग्लादेश में चल रहे आरक्षण विरोधी प्रदर्शनों की वजह से वहां हालात बिगड़ते जा रहे हैं। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक बांग्लादेश सरकार ने कर्फ्यू लगाने के साथ ही देश में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी हैं। ऐसे हालात नागरिकों के लिए परेशानी पैदा हो रही है और वे भारत का रुख कर रहे हैं। भारत पहुंचे एक बांग्लादेशी मेहंदी हसन खान का कहना था कि वहाँ हालात बेहद संजीदा है। मैं माँ के इलाज के लिए मेडिकल वीजा पर भारत आया हूँ। टीएमसी की रैली में पहुंचे अखिलेश यादव। अभिषेक बनर्जी बोले, भाजपा बंगाल को बदनाम कर रही है। पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस का शहीद दिवस कार्यक्रम शुरू हो चुका है। धर्मतला में चल रही रैली में बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव पहुंच गए हैं। इससे पहले टीएमसी के महासचिव अभिषेक बनर्जी रैली में पहुंचे। उन्होंने कहा कि भाजपा ने बंगाल के सभी फंड रोक दिए हैं। भाजपा बंगाल को बदनाम कर रही है। लोकसभा चुनाव में भाजपा ने फर्जी कहानी बनाकर संदेश खाली को हथियार बनाकर बंगाल को बदनाम करने की साजिश की। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि भाजपा अब की बार 400 पार का नारा दिया, लेकिन 240 पर रुक गई। टीएमसी के खिलाफ ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल किया, मगर जीत नहीं मिली। पार्टी महासचिव अभिषेक बनर्जी ने कहा कि 21 जुलाई 2022 को ईडी ने पार्थो चटर्जी के घर छापा मारा और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। हम गलती करने वाले किसी व्यक्ति को नहीं बचाते, हम अन्याय करने की अनुमति भी नहीं देते। अगर एसएससी टीईटी घोटाले में पार्थो चटर्जी को गिरफ्तार किया जा सकता है, नीट घोटाले में धर्मेंद्र प्रधान को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा गया? यह भेदभाव क्यों किया जा रहा है? टीएमसी की रैली में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि भारत को सांप्रदायिक आधार पर बांटने की साजिश रचने वाली ताकतों को अस्थायी सफलता मिल सकती है, लेकिन अंततः उनकी पराजय होगी। केंद्र में भाजपा नेतृत्व वाले एनडीए सरकार लंबे समय तक नहीं टिकेगी, यह जल्द ही गिर जाएगी। 21 जुलाई 1993 को ममता बनर्जी के नेतृत्व में राइटर्स अभियान के दौरान 13 लोगों की जान चली गई थी। उस दौरान ममता बनर्जी युवा कांग्रेस अध्यक्ष थी, लेकिन तृणमूल कांग्रेस के गठन के बाद ममता बनर्जी हर साल 21 जुलाई को शहीद दिवस के रूप में मनाती रही हैं। हाईकोर्ट ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी पर दिया आदेश लिया वापस, कहा आईटी एक्ट की विवेचना ने की गंभीर त्रुटि। कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपने 10 जुलाई के उस आदेश को वापस ले लिया है जिसमें कहा गया था कि ऑनलाइन चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखने वाले व्यक्ति के खिलाफ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67B के तहत मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। यह बदलाव जस्टिस एम नागप्रसन्ना की पीठ की तरफ से अधिनियम की धारा 67B के संबंध में चूक को स्वीकार करने के बाद किया गया है। जस्टिस नागप्रसन्ना ने इससे पहले इनायतुल्लाह के एन के खिलाफ आरोपों को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि केवल अश्लील सामग्री को देखने भर से कोई आरोपी नहीं हो जाता, क्योंकि धारा 67B के तहत मुकदमा चलाने के लिए सामग्री को प्रकाशित या प्रसारित करना जरूरी होता है। हालांकि राज्य सरकार की तरफ से दायर एक रिकॉल आवेदन पर अदालत ने पाया कि उसके पहले के फैसले में धारा 67B के उपबंध की उपेक्षा की गई थी। इस उपबंध में निर्धारित किया गया है कि बच्चों को अश्लील या यौन रूप से स्पष्ट तरीके से चित्रित करने वाले सामग्री का निर्माण, संग्रह, खोज, ब्राउज, डाउनलोड, विज्ञापन, प्रचार, आदान प्रदान या वितरण करने धारा 67B के दायरे में ही आता है। न्यायालय ने कहा कि धारा 67B इस मामले के लिए प्रासंगिक है। इसके साथ ही कहा कि प्रारंभिक निर्णय में इस प्रावधान पर विचार न करने की गलती की गई थी, जिसके कारण कार्रवाई को अनुचित तरीके से निरस्त किया गया। बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा केंद्र से फिर पकड़ा गया फर्जी अभ्यर्थी, दूसरे की जगह देने आया था परीक्षा। मुजफ्फरपुर में चल रही बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा के दौरान परीक्षा केंद्र से एक फर्जी अभ्यर्थी पकड़ा गया है। बताया जा रहा है कि उक्त युवक दूसरे की जगह पर परीक्षा देने के लिए आया था, लेकिन बायोमेट्रिक जांच के दौरान पकड़ लिया गया है। पूरा मामला शहर के मिठनपुरा थाना क्षेत्र का नीतीश्वर सिंह कॉलेज का है, जहां बीते दिन भी एक फर्जी अभ्यर्थी पकड़ा गया था। पकड़े गए मुन्ना भाई की पहचान रोहतास जिले के राजेपुर निवासी राजीव कुमार के रूप में की गई है। इस मामले की जानकारी कॉलेज के प्राचार्य ने दी है। जानकारी के मुताबिक बीपीएससी की चल रही शिक्षक भर्ती परीक्षा TRE3 के दौरान में आज एक और फर्जी अभ्यर्थी को पकड़ा गया। उसे बायोमेट्रिक जांच के दौरान संदेह होने पर पकड़ा गया है।
जांच में पता चला कि वह असली अभ्यर्थी नहीं है। उसके बाद मामले की जानकारी मिठनपुरा थाना पुलिस को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस आरोपी अभ्यर्थी को हिरासत में लेकर थाना ले गई, जहां उससे पूछताछ की जा रही है। इधर नीतीश्वर सिंह कॉलेज के प्राचार्य मनोज कुमार ने बताया कि आज परीक्षा केंद्र में जांच के दौरान एक अभ्यर्थी को संदेह होने पर पकड़ा गया है। बायोमेट्रिक जांच के दौरान इसकी जानकारी मिली। वह दूसरे अभ्यर्थी की जगह परीक्षा देने के लिए आया हुआ था। पकड़े गए आरोपी की पहचान रोहतास जिले के राजीव कुमार के रूप में की गई है। केरल में निपाह वायरस से संक्रमित नाबालिग ने दम तोड़ा। पुणे से मंगाई जा रही मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। केरल में निपाह वायरस ने एक और जान ले ली। मल्लपुरम जिले में निपाह वायरस से संक्रमित मिले 14 वर्षीय लड़की की रविवार को निजी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। वह वेंटिलेटर पर था। उसके बाद सरकार ने अलर्ट जारी किया है। वहीं नाबालिग के संपर्क में आए लोगों के बचाव के लिए केरल ने पुणे NIV से ऑस्ट्रेलिया से खरीदी गई मोनोक्लोनल एंटीबॉडी मंगाई है। केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने बताया कि निजी अस्पताल में निपाह वायरस का इलाज करा रहे बालक की मौत हो गई। केरल में सितंबर 2023 के बाद इस संक्रमण का मामला फिर सामने आया था। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि बालक 12 मई को निजी क्लिनिक में इलाज कराने पहुंचा था। 15 मई को उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बाद में उसे पेरिंथामन्ना के निजी अस्पताल रेफर कर दिया गया। यहाँ भी ठीक नहीं होने पर बालक को कोझिकोड के निजी अस्पताल में भेजा गया। वहीं बालक की मौत के बाद केरल सरकार ने एहतियातन उपाय लागू शुरू कर दिए हैं। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग शुरू कर दी। इसके साथ ही उच्च जोखिम वाले संपर्कों को आइसोलेटेड कर दिया गया है। उनके नमूनों को परीक्षण के लिए भेजा गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि पिछली बार ऑस्ट्रेलिया से मोनोक्लोनल एंटीबॉडी खरीदी गई थी, जिनको पुणे NIV में रखा गया था। वे आज केरल पहुंच जाएंगे। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग ने मंजेरी मेडिकल कॉलेज में 30 आइसोलेशन वार्ड और 6 बिस्तरों वाला ICU बनाया है। मल्लपुरम में एक कॉल सेंटर और कंट्रोल रूम शुरू कर दिया गया है। मंत्री ने बताया कि वायरस से निपटने के लिए पुणे NIV ने पिछली बार की तरह मोबाइल लैब देने की बात कही है। बाबा के दर्शन को निकले थे, पहाड़ी से मौत बनकर गिरे बोल्डर, इधर उधर बिखरे शव। मन में बाबा केदारनाथ के दर्शन की आस लिए पग पग नाप रहे तीर्थयात्री ने सोचा भी नहीं था कि वे अब कभी धाम नहीं पहुंच पाएंगे। आज सुबह गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग पर चिरबासा के पास पहाड़ी से अचानक भारी मात्रा में मलबा और बोल्डर यात्रियों पर मौत बनकर गिर पड़े। हादसे में 3 यात्रियों की जान चली गई, जबकि 5 अभी भी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। केदारनाथ में 16 किलोमीटर लंबे गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग पर पल पर भूस्खलन का खतरा रहता है। चिरबासा भूस्खलन जोन है, जहां प्रत्येक बरसात में पहाड़ी से पत्थर गिरने से दुर्घटनाएं होती रहती हैं। इसी जगह पर बीते वर्ष भी पहाड़ी से भूस्खलन के होने के कारण एक युवती की जान चली गई थी। वहीं 2022 में भी 2 यात्रियों की मौत हुई थी। रविवार को भी बारिश के बाद यहाँ भूस्खलन हो गया। घटना सुबह 7:30 बजे की बताई जा रही है। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस टीम ने मौके पर राहत एवं बचाव कार्य शुरू किए। मौके पर सब इधर उधर बिखरे हुए थे। पुलिस ने घायलों को बोलेरो और मलबों से निकाला और अस्पताल भेजा। रविवार को हुए हादसे में मृतकों की पहचान किशोर अरुण पराटे नागपुर महाराष्ट्र, सुनील महादेव काले जालना महाराष्ट्र, अनुराग बिष्ट तिलवाड़ा रुद्रप्रयाग के रूप में हुई है। आंध्र बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग, नीट UG का मुद्दा भी उठा। संसद के मुख्य समिति कक्ष संसदीय सौध में सर्वदलीय बैठक हुई। यह बैठक संसद की कार्यवाही के लिए सहमति बनाने के मुद्दे पर हुई। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने की और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने इस बैठक का आयोजन किया। बैठक में चिराग पासवान और कांग्रेस के प्रमोद तिवारी और गौरव गोगोई भी शामिल हुए। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने बताया कि सर्वदलीय बैठक में VISRPCP ने आंध्र प्रदेश राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की है। कांग्रेस नेता ने बताया कि TDP नेता इस मामले पर चुप रहे। सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस ने विपक्ष के लिए लोकसभा उपाध्यक्ष का भी पद मांगा और साथ ही साथ नीट का मुद्दा भी उठाया। जयराम रमेश ने यह भी दावा किया कि जदयू ने भी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की। सत्तारूढ़ NDA में एक प्रमुख सहयोगी JDU ने हाल ही में बिहार के लिए विशेष श्रेणी का दर्जा या पैकेज की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया था। राजद सांसद ने संसद में विपक्षी सांसदों को भी बोलने की मंजूरी देने की अपील की। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने नीट UG का मुद्दा उठाया। साथ ही ED, CBI जैसे केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव ने उत्तर प्रदेश में कांवड़ मार्ग पर खाद्य पदार्थों की दुकानों पर नाम पट्टिकाओं का मुद्दा उठाया। सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस के जयराम रमेश और के सुरेश, AIMIM के असुद्दीन ओवैसी, राजद के अभय कुशवाहा, जदयू के संजय झा, आप के संजय सिंह, सपा नेता रामगोपाल यादव और आकंपा के प्रफुल्ल पटेल आदि नेता मौजूद थे। अब तक के लिए बस इतना ही। ऐसे ही और वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, कमेंट्स में अपनी राय देना ना भूलें। आपकी राय हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।